हेलो स्टूडेंट, इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप अगर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका इंटर लेवल की पूछा जाएगा, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी जो है यहाँ से जुड़ करके कर सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है राउल्स का नियम क्या है इसके बारे में डिटेल से देखा था। आज हम राउल्स के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे तथा फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। देखिए, जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम जब भी पूछा जाएगा तो उनके साथ ये जरूर पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं भी बताइए। तो राउल्ट के नियम में हमने पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यही हमने बताया था कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल से जो है पिछले लेक्चर्स में इनके दोनों रूल्स के बारे में चर्चा किए थे। तो राउल्ट के नियम की सीमाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली सीमा इनकी यह है कि राउल्ट का नियम जो है तनु विलयनों पर के लिए सत्य होता है। यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, अरे विलयन पढ़ रहे हो तो विलयन आप जानते हो, एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन वो होता है जिनमें विलय की सांद्रता कम होती है और सांद्र विलयन में होता है जिनमें विलय की सांद्रता अधिक होती है। तो जो तनु विलयन होता है जिनमें विलय की सांद्रता कम होती है वो जो है वो तनु विलयनों पर ही लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। इनकी पहली सीमाएं तो ये है। और दूसरी सीमाएं की अगर हम बात करें तो वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, जबकि अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। देखो, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं अगर उसको आप किसी जल में घोलोगे, विलयन बनाओगे तो वाष्पशील पदार्थ होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो बचेगा क्या? वही आपका विलायक ही बचेगा। तो ऐसे जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, जबकि अवाष्पशील पदार्थों के जलीय विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तो ये दूसरा है। तीसरा जो इनकी सीमाएं है कि विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर, विद्युत अपघट्ट विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्ट डालते हैं। जो विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनके जलीय विलयन कोई पदार्थ घोल दिया जाए जल में और उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, इलेक्ट्रिसिटी एक ओर से दूसरी ओर अगर पास हो जाता है तो उस पदार्थ को हम विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिसके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो उसी को विद्युत अपघट्ट कहा जाता है और उसके जलीय विलयन को विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन कहा जाता है। तो जो विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि विद्युत अपघट्ट जो पदार्थ होता है अगर उसको जल में घोलोगे तो वो आयनों में वियोजित हो जाता है, और जो आयनों में वियोजित हो जाएगा तो उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये तीन सीमाएं हैं जो राउल्ट के नियम पर लागू नहीं होते हैं, इसको जाने रहेगा। अगला इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध क्या है। तो पहले हम संबंध देखेंगे, उसके बाद फिर राउल्ट के नियम पर कुछ हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, अगर हम राउल्ट के नियम व अणुभार में संबंध की बात करें, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N अपान N प्लस कैपिटल M। ये तो आप फार्मूला जानते ही हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। ये फार्मूला तो आपको पता है। देखो, इसमें थोड़ा और हम चेंजिंग करेंगे। माना कोई अवाष्पशील पदार्थ के W ग्राम को कैपिटल W ग्राम विलायक में घोला जाता है, यानी कोई हमारा अवाष्पशील पदार्थ है जो W ग्राम है, स्मॉल W ग्राम है और कैपिटल W ग्राम विलायक में घोला जाता है। तो माना विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है, तो विलय
तथा विलायक का अणुभार क्रमशः, आप जान रहे हैं जो हमारा विलय होता है, विलय को स्मॉल में लिखा, ये स्मॉल एन लिखा है ना, तो ऐसे जो विलय हमारा है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं, और इसका अणुभार अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल एम लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रमशः स्मॉल एम व कैपिटल एम है। तो विलय के मोल, भाई विलय के मोल, ये जो स्मॉल एन है तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, भाई आप जानते हैं एन बराबर डब्ल्यू अपान एम होता है, तो यहाँ ये डब्ल्यू हो जाएगा और स्मॉल एम हो जाएगा। तथा विलायक के मोल, तथा विलायक के मोल, तो विलायक का मोल मतलब कैपिटल एन, तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा और बटे कैपिटल एम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए। इनको अगर हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमें जो फाइनल जो फार्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल, देखो पहले स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे तो इनके बगल जो है कैपिटल एम लिखेंगे और उसके बाद फिर कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, तो हम जो है स्मॉल एम लिखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे और स्मॉल डब्ल्यू के बगल जो लिखा जाएगा वो कैपिटल एम होगा, भाई दोनों एक समान नहीं होगा, डब्ल्यू और एम बराबर बगल बगल होगा, और फिर बटे में एक स्मॉल डब्ल्यू के नीचे कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे तो स्मॉल एम होगा। तो ये फार्मूला जो है अणुभार में और हमें जो है राउल्ट के नियम में जो है संबंध को दर्शाता है, यानी P0 माइनस PS अपान P0 डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम फिर अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम, तो ये अणुभार में संबंध को दर्शाता है। अब हम इस पर जो है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए इस पर न्यूमेरिकल जो है बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम एग्जाम्पल को पहले देखेंगे। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में नंबर लगा के पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, यानी कोई हमारा पदार्थ है जो 18.1 ग्राम है 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी उसको किसमें घोला गया है 100 ग्राम जल में घोला गया है और घोल करके विलयन बनाया गया, और विलयन का जो वाष्प दाब है 87 मिमी पाया गया, यानी विलयन का वाष्प दाब कितना है PS 87 मिमी पाया गया। इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, यानी जो पदार्थ घोला गया है उसका हमें अणुभार m निकालना है। पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर W गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W गुणे स्मॉल m। ये हमारा फार्मूला है जो अणुभार और राउल्ट के नियम में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में जो संबंध को दर्शाता है। तो इस पर हम पहले जो है ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें दे रखा है और फिर अणुभार हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। भाई लिखा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, तो पदार्थ कह रहा है ना, पदार्थ का मतलब जिसको हम घोले हुए हैं तो वो हमारा स्मॉल m। भाई जिसको घोले हैं ये नहीं बताया गया ना क्या चीज घोला गया है, तो उसी का अणुभार निकालना है, तो ये हमें m हो जाएगा, इसको ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, मतलब जो पदार्थ घोला गया स्मॉल w होगा वो, तो स्मॉल w बराबर कितना घोला गया है 18.1 ग्राम घोला गया, और किसमें घोला गया 100 ग्राम जल में, यानी ये कैपिटल W जो हमारा है वो 100 ग्राम जल में घोला गया। और क्या कह रहा है, वाष्प दाब 87, यानी विलयन का वाष्प दाब 87 में पाया गया, यानी जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ये PS, ये विलयन का वाष्प दाब जो है ये 87 मिमी पाया गया, ये मिमी है, इसकी इकाई जो है मिमी होता है, ठीक। और कह रहा है कि जल का वाष्प दाब मतलब जो शुद्ध विलायक है हमारा P0, इसमें कुछ नहीं मिला है, उसका वाष्प दाब जो है 92 मिमी है। इतनी बात समझ में आ गई। भाई ये आपका लगभग वैल्यू हो गया। इसमें एक चीज आपका बच रहा है, देखो स्मॉल m स्मॉल w हो गया, कैपिटल W कैपिटल M बचा है, तो कैपिटल M क्या है, जल है। अरे जल में घोल के बनाया हो ना, तो विलायक हमारा जल है, तो कैपिटल M जो होगा ये जल का अणुभार
मतलब आप जानते हैं जल का अणुभार यहाँ पे होगा, जल का अणुभार। और जल का फार्मूला आपको पता है H2O होता है, H2O होता है। इसको जब आप निकालोगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 2 1 नम 2 और 16 और 2 18, यानी ये अब कैपिटल M जो है 18 निकल के आ जाएगा। चलो इन सब मान को हम जो है इस फार्मूले पे रखते हैं, तो हमारा P0 की वैल्यू जो है वो है 92 माइनस, और फिर PS की वैल्यू जो है 87 है बटे, फिर P0 की वैल्यू है 92 बराबर स्मॉल w की वैल्यू जो दे रखा है 18.1 गुणे कैपिटल M है 18 बटे कैपिटल W 100 है अगुणे स्मॉल m, इसी को तो निकालना है, जिसको निकालना है उसको वैसे रहने दीजिए। चलिए सबसे पहले इनको घटा दीजिए इनमें से, तो 92 और 87, ये 92 है ये 87 है, इसको घटाओगे 7 5 12 हो जाएगा, ये इसमें से बराबर हो गया, तो ये यहाँ पे 5 बचेगा, 5 बचे 5/92 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करने के लिए देखिए 0.1 लगा है, 1 दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा लीजिए, मतलब 181 ऊपर हो जाएगा 18, और यहाँ एक 0 आप दशमलव लगा के जब बढ़ाओगे मतलब एक ऐसे, तो ये हो जाएगा 1000 और गुणे m हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आ गया होगा, देखो ऐसे बगल बगल तो काट सकते हो, ना समझ में आए काटने का, अगर ना समझ में आए तो आप आराम से जो है इसको ऐसे कर लो, ये इधर आएगा, देखो ये तिरछा गुणा होगा तो ये इनके साथ जाएगा, ये इनके साथ जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं m बराबर, देखिए ये इनके साथ जाएगा 92 गुणे 181 गुणे 18, और बटे में ये इनके साथ जाएगा 5 गुणे 1000, ये इतना आ जाएगा। अब इसको आप आराम से जिस तरीके से आपको काटने में अगर समझ में आ रहा हो तो काट सकते हो, ना काटने में समझ में आए इनको इनके साथ गुणा करा दीजिए, ऊपर ऊपर गुणा करा दीजिए और आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो आप कर लीजिए भाई। देखो 2 9 18, 2 5 10, 2 0 बढ़ जाएगा, और अभी आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 6 12, और यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, ये इतना आ जाएगा। आप ऐसे गुणा करा लीजिए। m बराबर देखिए 9 से इसमें गुणा करा, 9 6 54, 5 हो जाएगा, और 9 चौक 36, और 36 6 5 11, यानी 41 भाई। 9 6 54 के 4 हाथ लगा 5, और 9 चौक 36, और 36 और 5 41 हो जाएगा, तो ये 41 आ जाएगा, गुणे ये 181 है ही है बटा, और ये 5 से इसमें गुणा करा दीजिए, 50 25, 2 आएगा, 5 दूनी 10 2 12, इन दोनों को गुणा करा के इतने से भाग दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 414 गुणे 181, 1 चौके 4 1, 1 चौके 4, 8 चौक 32, 3 हो जाएगा, 8 कम 8, 8 3 11 होगा, 1 आएगा, 8 चौक 32 से 33 हो जाएगा, और 1 चौके 4 होगा, 1 1 1, 1 चौके 4, ये 4 हो जाएगा, 2 1 3, और 4 4 8 है 9 हो जाएगा, 3 1 4, और 4 3 7, इसको हम 12 50 से भाग देंगे, 12 50, तो ये 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 बार लगभग ले जाते हैं, 5 बार ले जाएंगे, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 5 1 6 आ जाएगा, ये 3 होगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 उतरेगा, और फिर 12 9 या 9 बार जाएंगे, 9 शून्य शून्य, 9 5 45, 4 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 4 22, 2 आएगा, 9 1 9 2 11 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9 8 5 13, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 में से 1 जाएगा 1, ये कट जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, 12 9 या 108 लगभग 9 बार जाएगा, तो ये आपका जो अड़भार निकल के आ जाएगा
यम की वैल्यू जो निकल के आएगा 59.9, ये लगभग जो है इतना निकल के आएगा, यानी m बराबर 62.9 करके कुछ जो है निकल के आएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इस देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। आप इसमें हड़बड़ी मत करिए, आराम से गुणा भाग करिए, आपका आ जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूले में जो जो चीजें दिया गया हो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप आराम से फार्मूले पे रख दीजिए। रख करके पहला काम दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाने के बाद फिर आपको जैसे तैसे करके बगल से गुणा करा लीजिए और नीचे से भाग दे दीजिए। बस इतना ही करना है, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को घटा दिया, 5 आ गया, नीचे ये हो गया और इसका दशमलव हटा दिया तो इतना आ गया। उसके बाद देखो ये इधर और इधर ऐसे तिरछा होगा तो एक साथ हो जाएंगे। तो हम यम बराबर जब लिखेंगे तो ये वाला सब नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। देखो इसमें जो कटने लायक हो आसानी से कटे, काट दीजिए। काटने के बाद फिर ऊपर ऊपर गुणा करा दीजिए और नीचे से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पर अवधान निकालना हो, चाहे किसी का वाष्प दाब ज्ञात करना हो, इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं। समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो है 1 नंबर में बार बार पूछा है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, आदर्श विलयन, ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ किया जाता है, तो बड़ा आसान है, बस केवल आपको देखना है कि जो विलयन यानी ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रता दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर है और दूसरा सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, यानी चाहे जैसा ताप हो और चाहे जैसी सांद्रता हो, कंसंट्रेशन चाहे जैसा हो, यानी ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसा विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, कंडीशन चाहे जो हो, सभी परिस्थितियों में वो राउल्ट के नियम का हमेशा पालन करते हैं। तो जो ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसको आप अच्छे जाने रहेगा। एक ताप और एक सांद्रता की परिस्थितियां चाहे जैसी हो तो हमेशा राउल्ट के, यानी कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम का हमेशा पालन करते हैं, सांद्रता और टेम्परेचर चाहे जैसा हो, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको जाने रहेगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। एग्जाम देखिए हमारा जो लेक्चर्स है ये छोटे छोटे वीडियो में रहता है, तो इस लेक्चर्स में इतना देखेंगे। अगले लेक्चर्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होते हैं, हिमांक क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होते हैं, इन पर हम बात करेंगे।